नमः संस्कृताय। नमस्कार साथियों, सरल संस्कृत संगम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मलय द्विवेदी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि दिनांक 30 जनवरी 2026 को हम उपमा सम्राट महाकवि कालिदास जी के संक्षिप्त जीवन परिचय में बात किए थे। फिर उसके बाद हम महाकवि भवभूति जी के बारे में दिनांक 31 जनवरी 2026 को बात किए थे और आज दिनांक 1 फरवरी 2026 उसी क्रम में महाकवि भारवी जी को लेकर आए हैं। आप लोग पढ़िए और हम इतना आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि जो हम संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में बात कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी या कहीं भी इस संबंधित परिचय संबंधित में कोई यदि प्रश्न आ रहे हैं तो इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएंगे। और जितना भी पढ़ा रहे हैं, जितना भी आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं वो अति महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण नहीं, अति महत्वपूर्ण है। कृपया आप लोग इसे नज़रअंदाज न करें, इसको एक रफ पेन लेकर नोट करें और नोट हो तो इसको बार बार रिवीजन करें, दोहराएं और आप लोगों की परीक्षा में बहुत काम आने वाला है। आइए हम लोग महाकवि भारवी जी के बारे में बात करते हैं, उनके जीवन परिचय में बात करते हैं। और एक सूचना आप लोगों के लिए है कि अभी तो केवल संक्षिप्त परिचय बता रहे हैं, उसके बाद मेरा ग्रंथ चलेगा, श्लोक चलेंगे, उसके बाद अनुवाद चलेंगे, अन्वय चलेंगे, व्याकरणात्मक टिप्पणी चलेंगी। उसके बाद परीक्षा के कुछ दिन पहले हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का महामैराथन लेकर आएंगे। आप लोग अपना स्नेह आशीर्वाद बनाए रखिए, सदैव हमारी चैनल आप लोग देखते रहिए, एक दूसरे के पास पहुंचाते रहिए और हम ये वादा करते हैं कि जितना आप लोगों तक पहुंचाएंगे आप लोगों की परीक्षा के बाहर नहीं जाएगा। आप लोगों के परीक्षा में जरूर वो प्रश्न और मेरा लेक्चर आप लोगों के बहुत काम में आएगा। ठीक है, आइए महाकवि भारवी जी के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को बता दें, महाकवि भारवी जी का मूल नाम दामोदर था और कहीं कहीं दामोदर कुशिक भी मिलता है। कुशिक इसलिए कहा जाता है कि इनका गोत्र है। ठीक, और इनके पिता श्रीधर थे। कौन थे? इनके पिता श्रीधर थे और दूसरे नारायण स्वामी, जो कि अवंती सुंदरी कथा के अनुसार नारायण स्वामी भी इनके पिता थे। और भारवी जी के माता का नाम सुशीला था। भारवी जी के माता का नाम सुशीला था। सुशीला, ठीक, भारवी जी के माता का नाम सुशीला था और इनकी पत्नी का नाम रसिकवती या रसिका था। क्या था? कहीं कहीं रसिकवती, ये है रसिकवती, और कहीं कहीं रसिका, जो कि भारवी जी के पत्नी जी का नाम है, रसिकवती या रसिका। ठीक, और फिर हम आते हैं इनके पुत्र मात्र एक थे, मनोरथ जी हैं। ठीक, और इसके बाद इनका गोत्र अभी बताया है ना, दामोदर कुशिक, मतलब इनका गोत्र ही कुशिक था। गोत्र इनका कुशिक पूछता है, गोत्र कुशिक। कौशिक भी दिया रहता है तो कौशिक गलत है, इनका गोत्र कुशिक है, कुशिक गोत्र है। और इनका समय 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध माना जाता है। ठीक, मतलब कि इनका जन्म 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध माना जाता है। इनका जन्म स्थान दक्षिण भारत में नासिक प्रदेश के अचलपुर, ये है अचलपुर। और कहीं कहीं एलिचपुर भी मिलता है, एलिचपुर। ये सब परीक्षा में भ्रमित करने वाले हैं, इसलिए आप लोग दोनों को पढ़िएगा। अचलपुर भी मिलता है और एलिचपुर भी मिलता है, ये भारवी जी का जन्म स्थान है। ठीक, और दूसरा क्या है? धारा नगरी, जो कि अवंती सुंदरी कथा के अनुसार माना जाता है। धारा नगरी,
यह है धारा नगरी, जो कि अवंती सुंदरी कथा के अनुसार माना जाता है। और भारवी जी का संप्रदाय शैव संप्रदाय है। ठीक, शैव संप्रदाय, ये भी शिव जी के भक्त थे, शैव संप्रदाय। ठीक, और इनकी उपाधि आतपत्र भारवी है। क्या है? आतपत्र भारवी। इसके विषय में हम आगे बात करेंगे खूब अच्छे से। आतपत्र भारवी, इनका नाम क्यों पड़ा आतपत्र भारवी? ठीक, इनकी उपाधि है, इनकी उपाधि इनको आतपत्र भारवी क्यों मिली, अभी हम आगे बात करेंगे। लेकिन उपाधि ये समझिए कि आपकी आतपत्र भारवी। ठीक, अब हम बात करते हैं। देखिए, बात किए माता पिता और इनकी पत्नी का नाम, इनके बेटे का नाम, इनके गोत्र का नाम, और इनका जन्म स्थान, और धारा नगरी कौन से संप्रदाय के हैं, और इनकी उपाधि क्या है। ठीक, अब ये भारवी जी बात करते हैं। कहते हैं आश्रय, मतलब किसके आश्रय को, भाई सबका कारण होता है, किसी न किसी के आश्रय पर निर्भर रहते हैं। तो ये आश्रयदाता विष्णुवर्धन के थे। विष्णुवर्धन आश्रयदाता विष्णुवर्धन, विष्णुवर्धन। ठीक, ये आश्रयदाता विष्णुवर्धन पुलकेशिन द्वितीय के अनुज, पुलकेशिन द्वितीय के अनुज। अनुज मतलब छोटे भाई होता है, अनुज। आश्रयदाता विष्णुवर्धन के थे, और पुलकेशिन द्वितीय के अनुज मतलब छोटे भाई। ठीक, और दूसरा मतलब इस आश्रयदाता 4 के थे। दूसरे थे सिंह विष्णु, जो कि अवंती सुंदरी कथा के अनुसार है। कौन थे? सिंह विष्णु, ये पहले हो गए। दूसरे सिंह विष्णु, ठीक, जो कि अवंती सुंदरी कथा के अनुसार हैं। तीसरे आपके दुर्विनीत हैं, तीसरे जो हैं दुर्विनीत आश्रयदाता थे। ठीक, और चौथा जो होगा आपका महेंद्र विक्रम, जो कि सिंह विष्णु का पुत्र था। महेंद्र विक्रम, जो कि सिंह विष्णु का पुत्र था। किसके पुत्र थे मित्रों? सिंह विष्णु के पुत्र थे। ठीक, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आती है भारवी की वंश, मतलब कि वंश परंपरा जो होती है। एक बार हम बता देते हैं, भारवी जी के वंश परंपरा ऐसी थी कि नारायण स्वामी श्रीधर इनके पिताजी थे। ठीक, भारवी दंडी के प्रपितामह थे। भारवी जी दंडी, जो 10 कुमार चरित लिखे हैं, दंडी, और मनोरथ जो दंडी के पितामह हैं। ठीक, और वीरदत्त गौरी, जो कि दंडी के माता पिता हैं। किसके माता पिता? वीरदत्त दंडी जी के पिताजी हैं, और गौरी दंडी जी के माता जी हैं। और दंडी भारवी के प्रपौत्र हैं, मतलब भारवी दंडी के भारवी प्रपौत्र हैं, मतलब कि दादा के पिताजी हैं। ठीक, तो मतलब दंडी भारवी के प्रपौत्र हैं। आइए हम इनको विस्तार से समझा देते हैं। महावीर भारवी के वंश परंपरा। ठीक, पहले आते हैं इनके पिता, जो कि नारायण स्वामी श्रीधर जी हैं। नारायण स्वामी श्रीधर, जो कि भारवी जी के पिताजी हैं। ठीक, और फिर आते हैं भारवी दंडी के प्रपितामह। भारवी जी दंडी के प्रपितामह हैं, दंडी के प्रपितामह। जैसे कहते हैं दादा परदादा। ठीक, और दंडी के प्रपितामह हो गए। उसके बाद मनोरथ, जो कि दंडी के पितामह हैं। मनोरथ, जो कि दंडी के पितामह हैं, मतलब दंडी के
दंडी के बाबा जो थे वो मनोरथ थे, दंडी के पितामह, ठीक। और उसके बाद वीरदत्त गौरी जो कि दंडी के माता पिता थे, वीरदत्त गौरी, वीरदत्त पिता थे, वीरदत्त दंडी के पिता थे और गौरी दंडी जी के माता थे, ठीक। और दंडी जो थे भारवी के प्रपौत्र थे, दंडी भारवी के प्रपौत्र थे, भारवी जी के प्रपौत्र थे, ठीक। आप लोग एक एक शब्द समझिएगा, लिखावटी पे न जाइएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। जहाँ आप लोगों को न समझ में आए उसके लिए आप लोग हमारी वीडियो को रोक करके दोबारा सुनकर उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब आते हैं भारवी का जन्म। भारवी का जन्म 560 ईस्वी में माना जाता है, जबकि बता दें 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, ठीक। 560 ईस्वी के लगभग माना जाता है। भारवी का रचना काल 580 ईस्वी के लगभग है, रचना काल 580 ईस्वी के लगभग, निश्चित नहीं है, मतलब 580 ईस्वी के लगभग माना जाता है, ठीक। राजा दुर्विनीत ने किरातार्जुन के 15वें सर्ग पर संस्कृत टीका लिखी है। किसने लिखा है? राजा दुर्विनीत ने, राजा दुर्विनीत ने किरातार्जुनीयम के 15वें सर्ग पर संस्कृत टीका लिखी है। 15वें सर्ग पर आ सकता है कि राजा दुर्विनीत ने किरातार्जुन के कैसरे सर्ग पर संस्कृत टीका लिखी है, तो मित्रों 15वें सर्ग पर, 15वें सर्ग पर, ठीक। और उसके बाद हम आते हैं भारवी। अभी बताए हैं भारवी दंडी के प्रपितामह थे, भारवी दंडी के प्रपितामह थे। और उसके बाद हम आते हैं भारवी की वाणी को प्रकृति मधुरा कहा जाता है, भारवी की वाणी को प्रकृति मधुरा, प्रकृति मधुरा, प्रकृति मधुरा कहा जाता है, ठीक। और फिर आते हैं भारवी के काव्य मार्ग को विचित्र मार्ग कहते हैं, भारवी के काव्य मार्ग को विचित्र मार्ग कहते हैं, विचित्र मार्ग कहते हैं, ठीक। ये छोटी छोटी चीजें आप लोग ध्यान दीजिएगा, परीक्षा पूछ सकता है, ठीक, पूछ सकता है। भारवी के काव्य मार्ग को क्या कहते हैं? तो विचित्र मार्ग कहते हैं, विचित्र मार्ग कहते हैं, ठीक। भारवी महाकाव्य में अलंकृत काव्य शैली या रीत शैली के जन्मदाता हैं, अलंकृत काव्य शैली या रीत शैली के जन्मदाता हैं, ठीक। और उसके बाद आते हैं श्री एन चटर्जी महोदय ने भारवी को ट्रावणकोर का निवासी मानते हैं, श्री एन चटर्जी महोदय ने भारवी को ट्रावणकोर का निवासी मानते हैं, ठीक। और सिद्ध भी किए हैं कि हाँ भारवी ट्रावणकोर के ही हैं, ठीक। ट्रावणकोर किसकी बात है? श्री एन चटर्जी ने भारवी जी को ट्रावणकोर का निवासी मानते हैं। विद्वानों का मानना है कि भारवी दक्षिण भारत के निवासी अर्थात दक्षिणार्थ थे, ठीक, दक्षिणार्थ, दक्षिण भारत के थे, उन्हें मतलब कि दक्षिणार्थ कहा जाता था। और भारवी शैव संप्रदाय के अनुयायी थे। किसके संप्रदाय के? अभी बताए हैं, शैव संप्रदाय के अनुयायी थे, अनुयायी थे, ठीक, शैव संप्रदाय के अनुयायी थे। 580 ईस्वी के लगभग इनकी रचना मानी जाती है। 15वें सर्ग में किरातार्जुनीयम के संस्कृत टीका लिखे हैं, ठीक। अब एक बात बता देते हैं, एक किंवदंती के अनुसार पिता द्वारा अपमानित भारवी, पिता द्वारा अपमानित भारवी उनके वध के लिए उद्यत मतलब तैयार हो गए थे कि अब हम पिताजी को मार डालें क्योंकि वो हमारा बहुत अपमान करते हैं, ठीक। परंतु पिता द्वारा उनके हित के लिए डांटा गया था। भाई अब पिता डांटेंगे तो हित के लिए डांटेंगे, लेकिन सब बुरा मानते हैं। पिता कभी अपने बच्चों का अनहित नहीं चाहते हैं, वो जो भी कहेंगे आपके लिए अच्छा ही कहेंगे, अच्छा ही सोचेंगे, अच्छा ही मार्ग दिखाएंगे, ठीक। लेकिन ये भारवी जी को बुरा लग रहा था कि बीच सभा में हमारे पिताजी हमें अपमानित करते हैं, हमारा प्रशंसा ना करके
हमारे दुर्गुण और हमें अपमानित करते हैं। ठीक, यह जानकर उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ कि पिताजी तो हमारे हित की बात कर रहे थे और हम तो उन्हें बुरा समझ लिए। और पिता ने दंड स्वरूप 6 माह तक ससुराल में सेवा करने का आदेश दिया। मतलब उनको दंडित किया कि आप जाइए अपने ससुराल 6 महीने के लिए, वहां पर सेवा करिए। अब इसी पे एक हम आप लोगों को छोटी सी कविता बताते हैं उदाहरण के रूप में। हमारे बाबा जी, जो कि आज मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ, तो उन्हीं की देन है, उन्हीं की इच्छा थी कि नाती तुम संस्कृत पढ़ो। ठीक, ताज उन्हीं की देन है कि जो कि संस्कृत पढ़ रहा हूँ, आप लोगों के बीच संस्कृत लेकर आया हूँ। सौभाग्य है मेरा कि ऐसे बाबा सबको मिले। हमारे बाबा जी हमें बहुत मानते हैं। ठीक, तो वो एक हमें छोटी सी कहानी बताए थे जब हम इंटर में थे, और आज भी बताते रहते हैं कि 4 भाई थे। वो लोग चारों लोग ससुराल गए। और ससुराल गए तो पहले दिन तो बहुत चारों लोगों का स्वागत सत्कार हुआ, सबको पीढ़ा मिला, खाना मिला, भोजन मिला, नाश्ता मिला, सब कुछ मिला। उसके बाद दूसरे दिन क्या हुआ कि दूसरे दिन भाई अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक स्वागत होगा। 3 दिन तक उन लोगों का बहुत स्वागत हुआ, इतना स्वागत हुआ कि वो खुद फूले नहीं समा रहे थे कि अरे हमारा तो बहुत स्वागत हो रहा है। फिर तीसरे दिन के बाद रात्रि से एक लोगों का मतलब 2 रजाई देकर चारों लोगों को एक में सोने के लिए कह दिया, 2 रजाई हटा दिया गया। ठीक, और उसके बाद जब 5वें दिन की बात आई तो एक लोगों से पीढ़ा नहीं दिया गया, मतलब कि बैठने के लिए पीढ़ा नहीं, बोरी बिछा दिया गया। तो भाई अब रजाई नहीं दिया गया तो एक लोग तो भाग गए दूसरे दिन कि भैया रजाई में हम कैसे सो पाएंगे बिना रजाई के। उसके बाद दूसरे दिन पीढ़ा नहीं मिला तो कहें पीढ़ा नहीं मिला तो हम खाना जमीन पर बैठ के खाएंगे। ठीक, फिर जब तीसरे दामाद की बात आई तो तीसरे दामाद में क्या हुआ कि दाल में घी नहीं मिला और रोटी में भी घी नहीं मिला। तो इसलिए वो कहे कि अब तो यहाँ रुकना बेकार है, धीमे धीमे सब कुछ यहाँ कम होते चला जा रहा है। फिर चौथे लोग कहे हैं आप लोग जा रहे हैं यहाँ, अब हम अकेले रहेंगे तो हमारा अच्छा स्वागत होगा। ठीक, उसके बाद वो 1 दिन 2 दिन जैसे उनको मिला, अंतिम में वो दाल चावल पर आ गए। फिर चौथे 5वें दिन उनको काम करने के लिए कह दिया गया। जब काम करने के लिए कहा दिया गया तब तो सोचे कि तो हमारा भी बेइज्जती हो रही है। तो ससुराल में बहुत दिन 4 दिन 5 दिन इज्जत मिलती है, उसके बाद इज्जत नहीं मिलती है। इसी पे भारवी जी ने उनको ससुराल के लिए भेजा। वो कहीं भी भेज सकते थे, लेकिन उन्हें पता था कि ससुराल में ज़्यादा दिन इज्जत नहीं मिलती है, इसलिए उन्होंने दंडित किया 6 महीने के लिए। ससुराल में रहेगा तो एकदम सुधर जाएगा, समझ जाएगा कि अपमान क्या होता है। ठीक, तो ये हमारे बाबा जी हमें बताए थे। हम बाबा जी को कोट कोट प्रणाम करते हैं। हमारे बाबा जी आज भी हैं और आज उन्हीं की देन है जो मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। अपने के लिए बहुत गर्वान्वित महसूस करता हूँ कि मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ। ठीक, आप लोग भी पढ़िए, अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे जगह सफल होकर जाइए, यही कामना है। फिर हम आते हैं भारवी जी पर। ठीक, छोटी सी कविता उदाहरण स्वरूप इसलिए बताए हैं ताकि आप लोग भी हमारे बातों को समझ पाएं। ठीक, अब आते हैं अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी कुशिक गोत्र के थे। पहले ही बता दिए भैया दामोदर कुशिक कहा गया है, तो कुशिक गोत्र थे। तथा चालुक्यवंशी राजा विष्णुवर्धन के मित्र व सभा पंडित थे। मतलब कि वो विष्णुवर्धन के मित्र भी थे और सभा पंडित भी थे। भारवी दंडी के प्रपितामह थे। इसके लिए तो भाई हम पहले ही बता दिए हैं 2-3 बार, इसलिए बता रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आता है कि भारवी किसके प्रपितामह थे या दंडी के प्रपितामह कौन थे। ठीक, फिर भारवी अर्थगौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। जब पूछ ले सकता है कि भारवी किसके लिए प्रसिद्ध हैं, भैया मित्रों अर्थगौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। अर्थगौरव, भारवी जी अर्थगौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। और मल्लीनाथ भारवी की कविता की उपमा नारकेल फल से करते हैं। नारकेल फल मतलब नारियल का फल, कहते हैं नारकेल फल सम्मितम वचः। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, जितना भी आप लोगों को बताए हैं, आप लोगों को परीक्षा से बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाने वाले हैं मित्रों।
पढ़िएगा आप लोगों के लिए ही लेकर आया हूँ। अब हम आते हैं, कहते हैं दक्षिण के ऐहोल शिलालेख, ऐहोल शिलालेख में भारवी का नाम उल्लिखित है। किसमें है? दक्षिण के ऐहोल शिलालेख, ऐहोल शिलालेख, ऐहोल शिलालेख में भारवी जी का नाम उल्लिखित है। ठीक। और उसके बाद भारवी शैव दर्शन के अनुयायी थे भाई, शैव के शिव जी के भक्त थे तो उनके अनुयायी थे। भारवी राजनीति के प्रकांड विद्वान थे। भारवी जी राजनीति के भी प्रकांड विद्वान थे, मतलब कि ये सब करने के बाद वो राजनीति में ज़्यादा मन लगाते थे, उनके प्रकांड विद्वान थे। ठीक। आचार्य मल्लीनाथ ने भारवी के किरातार्जुन पे घंटापथ नाम की टीका लिखी है। घंटापथ पूछ लिया कि मल्लीनाथ जी ने भारवी, या पूछ सकता है कि मल्लीनाथ ने किस ग्रंथ पर घंटापथ नाम की टीका लिखी है? तो भैया किरातार्जुन पर लिखी है घंटापथ। ठीक। घंटापथ नाम की टीका लिखी है। भारवी के किरातार्जुन को लक्ष्म्यंत महाकाव्य कहा जाता है। लक्ष्म्यंत कहते हैं ना, मतलब कि श्री से शुरू होता है, लक्ष्मी से अंत होता है। ठीक। और माघ के शिशुपाल वधम को श्रयंत महाकाव्य कहा जाता है। माघ के शिशुपाल वधम को श्रयंत महाकाव्य कहा जाता है। और इसी क्रम में श्री हर्ष के नैषधि चरितम को आनंदांत महाकाव्य कहा जाता है। किरातार्जुनम को श्रयंत, शिशुपाल वधम को श्रयंत, और उसी जगह नैषधि चरितम को आनंदांत महाकाव्य कहा जाता है। ये पूछ सकता है पेपर में। ठीक। और भारवी कवि कालिदास से प्रभावित थे। देखिए अब यहाँ आप क्वेश्चन आप लोगों को घुमा सकता है। भारवी जी थे वो कालिदास से प्रभावित थे। भारवी कवि कालिदास जी से प्रभावित थे। और भारवी से महाकवि माघ प्रभावित थे। भारवी से महाकवि माघ प्रभावित थे और भारवी कालिदास से प्रभावित थे। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कहते हैं कि फिर से सुन लीजिएगा, भारवी महाकवि कालिदास जी से प्रभावित थे। ठीक। और माघ जी भारवी जी से प्रभावित थे। अब आते हैं, भारवी शैव थे जबकि माघ वैष्णव थे। भारवी क्या थे? शैव संप्रदाय के थे। भारवी शैव थे और माघ वैष्णव थे। माघ वैष्णव थे। यह क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा, भ्रमित नहीं होइएगा। भारवी शैव संप्रदाय के थे और माघ वैष्णव संप्रदाय के थे। ठीक। भारवी के किरातार्जुनीयम का उद्धरण जयादित्य के काशिका वृत्ति से उपलब्ध होता है। जयादित्य के काशिका वृत्ति, काशिका वृत्ति, काशिका वृत्ति मतलब कहते हैं कि भारवी के किरातार्जुनीयम का उद्धरण जयादित्य के काशिका वृत्ति से उपलब्ध होता है या में उपलब्ध होता है। ठीक। ये ध्यान दीजिएगा। और फिर कहते हैं मैक्स मूलर काशिका का समय 660 ईस्वी मानते हैं। मतलब इसका समय 660 ईस्वी मानते हैं। किसने? मैक्स मूलर महोदय ने काशिका का समय 660 मानते हैं। यह मैक्स मूलर जी। ठीक। अब हम आते हैं, कहते हैं बाण भट्ट अपने हर्षचरित में पूर्ववर्ती सभी विद्वानों सभी कवियों का उल्लेख किया है, परंतु भारवी उसमें नामोल्लेख नहीं है। मतलब कि बाण भट्ट जी ने हर्षचरित में सभी कवियों का, पूर्ववर्ती सभी कवियों का उल्लेख किए हैं, परंतु भारवी जी का उसमें कहीं भी नामोल्लेख नहीं है। अब फिर कहते हैं आधंते कनक मयात पत्र लक्ष्मी। कहते हैं इस श्लोक में कनकमय मतलब कनकमय आतपात्र मतलब सोने का, आतपत्र मतलब सोने का छाता। कनकमय आतपत्र जो इनको उपाधि मिले, आतपत्र भारवी कहा गया, अभी बोले थे ना कि आगे बताएंगे।
तो आतपत्र इन्हें किस लिए कहा गया? कनकमय आतपत्र मतलब सोने का छाता की उपमा को अति सुंदर मानकर, सोने के छाता को की उपमा को अति सुंदर मानकर आलोचकों ने कवि का नाम ही आतपत्र भारवी रख दिया। आलोचकों ने प्रसन्न होकर भारवी जी का नाम ही आतपत्र भारवी रख दिया। ठीक, उन्होंने खुश होकर कवि जी का नाम आतपत्र भारवी रख दिया। अब आप लोग समझिएगा, आतपत्र भारवी मतलब कि कनकमय आतपत्र अगर आ रहा है तो उसका अर्थ होता है सोने का छाता। उस पे कवियों ने प्रभावित होकर भारवी जी का नाम आतपत्र भारवी रखा। अब कीथ महोदय भारवी का समय 550 ईस्वी मानते हैं। कीथ महोदय भारवी का समय 550 ईस्वी मानते हैं। 550 ईस्वी मानते हैं। और अब इसी पर आते हैं, भारवी जी की कुछ प्रशस्तियां हैं। कहते हैं भारवेरर्थ गौरवम, किसने कहा है? भारवी जी के प्रशस्तियां में उद्भट जी कहे हैं भारवेरर्थ गौरवम। भारवेरर्थ गौरवम, उद्भट जी कहे हैं, उद्भट। ठीक, उसके बाद कहते हैं नारिकेल फल संमितम वचः। कहते हैं, अभी बताया ना, मलिनाथ जी ने कहा नारिकेल फल संमितम वचः। तो इस पे एक श्लोक है, नारिकेल फल संमितम वचो भारवे सपदि तद विभज्यते। क्या कहते हैं? नारिकेल फल संमितम वचो भारवे सपदि तत् विभज्यते। स्वादयन्तु रसगर्भ निर्भरम, स्वादयन्तु रसगर्भ निर्भरम, सारमस्य रसिका यथेप्सितम। ठीक, ये किसने कहा है? मलिनाथ जी ने कहे हैं। ये महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। नारिकेल फल संमितम वचो किसने कहा है? मलिनाथ जी ने कहा है। किसमें कहा है? किरातार्जुनीय जूनियम में कहा है। और उसके बाद आपका आता है तीसरे जो आते हैं, तादात्म्यम स्वभायो भारवी स्पष्ट मूर्छिवान। ये किस कहे हैं? शारदा तनय महोदय जी कहे हैं। ठीक, भारवी जी को। फिर श्रीधर दास जी कहते हैं, श्रीधर दास जी जो कि आता है प्रकृति मधुरा भारवी गिरह। प्रकृति मधुरा ये इंपॉर्टेंट भी है। प्रकृति मधुरा ये महत्वपूर्ण है। प्रकृति मधुरा और भारवी गिरह, भारवी गिरह ये किसने कहा है? कहे हैं ये श्रीधर दास जी ने। श्रीधर दास जी कहे हैं। ठीक, और फिर आते हैं जो आपके आचार्य कपिल देव द्विवेदी जी बहुत अच्छा प्रशंसा किए हैं, वंशस्थ वृत्तेन। वंशस्थ वृत्तेन कहे हैं। वंशस्थ मतलब कि जो कालिदास जी वंशस्थ की उपमा दिए हैं, वंशस्थ का नाम दे रहे हैं, तो इसलिए कह दें कि जो किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग है उसमें आपके 45वें मतलब कि 44वें श्लोक तक आपका वंशस्थ छंद है। 45वें श्लोक में पुष्पिताग्रह है और 46वें श्लोक में मालिनी छंद है। ठीक, 44 श्लोक तक आपका वंशज जो कि लक्षण है, जतो तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। ठीक, आपका वंशज छंद का लक्षण है। इसका उदाहरण है श्रियः कुरुणामधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुं तवेदितुं सवर्णलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः
तो ये आपका वंशस्थ छंद का उदाहरण है। इसलिए महाकवि आचार्य कपिल देव द्विवेदी जी कहते हैं कि वंशस्थ वृत्तेन धृतात पत्रो, वंशस्थ वृत्तेन धृतात पत्रो वृत्तेन संदर्शित राजवृत्ति, ठीक, अर्थ प्रकर्षार्थ राजलक्ष्मी निपायते भारवीरांत कीर्ति, ठीक, निपायते भारवीरांत कीर्ति। तो इसमें आप लोगों को वंशज छंद का लक्षण भी बता दें, उदाहरण भी बता दें, क्योंकि वंशज छंद का उदाहरण ही है किरातार्जुनीय के प्रथम स्वर का पहला श्लोक, ठीक, जो कि श्रेया को नाम दीपक से पालिनी बताए हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कवि जी के साथ। नमः संस्कृताय। नमस्कार साथियों।